बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। और ओवर द वीकेंड की अगर बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं जिसका तज़किरा यहाँ करना बहुत ज़रूरी है। तो बारी बारी तज़किरा करते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं। आपको बताएं कि अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और खवारिश का पाकिस्तान पर हमला जिसको पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 200 से ज़ायद फितना और खवारिज मारे गए हैं। और जारहियत के दौरान मादरे वतन के दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेज के 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है और 29 जवान जख्मी भी हैं। पाक फौज ने तालिबान रजीम के कैंप्स, पोस्टों, दहशतगर्दों के तरबियती मराकज़ और मावन नेटवर्क्स पर भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। और इस दौरान ठीक निशाने पर मबनी फायज फ़ज़ाई हमलों के साथ ज़मीनी सतह पर भी छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं। ISPR का ये कहना है कि तालिबान रजीम के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, जबकि 21 अफगान पोस्ट को आर्जी तौर पर कब्जे में लेकर नाकारा बना दिया गया है। जी हाँ, और दहशतगर्दों के मुतादिद तरबियती कैंप्स भी गैर मौसर बना दिए गए जो पाकिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। और जवाबी कार्रवाइयों में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। तर्जुमान पाक फौज ने शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया और कहा कि जो उनकी कुर्बानियाँ हैं वो कौमी दिफा की तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। इस पर हमने बात करनी है। जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। आप दोनों को सुबह खैर। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। ये जो अभी पाक अफगान बॉर्डर पर जिस तरह से अफगानिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो भरपूर और शदीद जवाब था, उस पर क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच। आई थिंक इसमें 3-4 बड़ी चीजें हुई हैं। एक तो जो मुनाफिकत का ब्लफ था बेसिकली, आई वुड से, जो तालिबान रजीम ने क्रिएट किया हुआ था ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 इयर्स, और थोड़ा बहुत मिसपरसेप्शन थी पाकिस्तान में कि शायद हमारी कोई फेवरेबल गवर्नमेंट है, चीजें ठीक हुई, वो एक सामने आ गया। स्पेशली जब मुत्तकी साहब गए वहाँ पे, एक्चुअली मॉस्को से अच्छी खासी बुलशिट खा के गए थे कि टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें थे। पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया और सेंट्रल एशिया ने उनको कहा था। खैर भारत गए और अभी तक वहीं पे हैं, वहाँ पे भी ड्रामेबाजियां जारी हैं। तो उस दौरान अटैक हमें बड़ा सिंबॉलिक था, बिकॉज इसमें आई कॉल इट डबल डॉक्ट्रिन टू फ्रंट की, और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्मी, फ्रंटियर कोर ने डबल डॉक्ट्रिन को काबुल रिवर में डबो दिया है। ये अभी इसके जो इम्पैक्ट है, आई थिंक स्ट्रेटेजिक जो इफेक्ट्स हैं वो तभी आना शुरू होंगे। एक तो ये कि आपने हिपोक्रेसी का ये ब्लफ कॉल कर दिया। नंबर 2, एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया पाकिस्तान ने, नया नॉर्मल है कि नाउ यू डू इट, तो उसके बाद देयर विल बी नो होल्ड बार्ड और अक्रॉस द बॉर्डर अटैक किया जाए। इसके अंदर आई थिंक एक और चीज आएगी कि अफगान तालिबान जो है, इसकी रजीम की ग्रिप जो है ये वीकन होगी। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। विद इन 6 मंथ्स इफ दे डोंट बिहेव, probably they will lose the regime, because अभी नॉर्दर्न रिजर्व फ्रंट भी तैयार हो रहा है। अफगान आपको पता 2 करोड़ खवातीन बंद है घरों में, तो ये अप्रेसिव रजीम चल नहीं सकती कि अगर ये मोदी के पैसों पे चल रहा है अफगानिस्तान। आई डोंट थिंक अफगान इतने आई वुड से बेहिस हैं कि दे विल अलाउ इट। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसका सैल्यूटरी इफेक्ट बलूचिस्तान पे भी आएगा, KP पे भी आएगा। बाकी जो इंटरनली हमारा एक तबका है जिनको बड़े डाउट्स हैं और जो बात करते रहे हैं in favor of this regime, especially last 6 months, but despite जो हमारे शोहदा ने कुर्बानियां दी हैं, पुलिस के हों, फ्रंटियर कोर, आर्मी के हों, तो वो आई थिंक उनके भी मुंह बंद होने चाहिए और इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। चिश्ती साहब, आप बताइएगा कि हम एंटीसिपेट तो कर रहे थे और बॉर्डर पर अक्सर हम ये कहते थे कि आपकी जमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई कार्रवाई नजर में आती थी। आपको क्या लगता है कि इस बार हाउ डिड इट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन? बहुत शुक्रिया हिना और अली आपका। देखिए, ये एक्सपेक्टेड था और ये फॉरेन मिनिस्टर जो अफगानिस्तान के हिंदुस्तान में मौजूद हैं, बुनियादी तौर पर बैकिंग वहाँ पर से हो रही थी। और शायद वो मुत्तकी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये भूल गए कि मैं 9 साल की उम्र में एक मुल्क में बड़ा हुआ और जब तक जवान नहीं हुआ वो मुल्क पाकिस्तान था। जब 2016 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो यहीं से ये 9 साल की उम्र से बड़े होकर जब जवान हुए तो यहाँ से सीधा अफगानिस्तान वापस गए और वहाँ पर कल्चर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने मुत्तकी साहब। वो ये चीज़ भूल गए कि वो 2021 से लेकर यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट लिस्ट पर हैं।
और वो हिंदुस्तान भी ये भूल गया कि कुछ अर्सा पहले तक तो वो कंप्लीट इनको टेररिस्ट कहता था और दहशतगर्द कहता था, और उसके बाद उसी को आपने गले लगाया। आपने नोट किया कि बैकग्राउंड तो हमें पता था सारा, लेकिन ये सब के सब इसलिए होता है कि हिंदुस्तान को जो मई की शिकस्त है उसके बदले में हमारे साथ कुछ करने से कासिर रहे। जाहिर है जब वो नहीं कर सके तो उन्होंने सोचा कि ये एक बैकडोर स्टैबिंग होती है, जिसको कहते हैं कि फ्रंट अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर सके तो अफगानिस्तान के जो इस वक्त हुकूमत है उनके थ्रू करना एक्सपेक्टेड जरूर था। बदकिस्मती से ये रियलाइजेशन होनी चाहिए हिंदुस्तान को, लेकिन वो जाहिर है दुश्मन है हमारा, कुछ भी करना कि उसकी ना सिर्फ कैपेसिटी है बल्कि इंटेंशंस भी एक रिकॉर्ड है। तो अफसोसनाक है, लेकिन हमने जो सबक दिया है वो जाहिर है एक प्राइस हमने सेट की है कि हम बदला लेना जानते हैं उन शोहदा का जिनके हम जनाजे उठाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर देखिए हम हजारों शहीदों के जनाजे उठा चुके हैं और ये हम पर कर्ज होता है, क्योंकि जो शहीद है, मैं अक्सर कहता हूं कि जो शहीद है उसको तो अल्लाह ताला का वादा है, लेकिन जब वो पीछे खानदान छोड़ जाता है उनका लुक आफ्टर करना या उनके हिसाब करना या उनका कर्ज उतारना वो हम पर फर्ज है, हमने चुकाया है और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चिश्ती साहब, अगर ये जो सूरत हाल अब बनी है इसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उनका नुक्ता आगाज होगा क्या? क्योंकि अफगान तालिबान और जो भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज है उसकी मौजूदगी मानने से तो अभी तक भी इनकारी है। देखिए ना, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी ये कहना चाहूंगा कि हम टू फ्रंट अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ना हमारी फोर्सेस इसके लिए तैयार की जाती हैं कि हम दो तरफ से जंग लड़ेंगे या दो मुल्क, खास तौर पर ईस्टर्न का भी जवाब देंगे, वेस्टर्न का भी जवाब देंगे। मैं इंडियन मीडिया फॉलो कर रहा था, वो बहुत खुश और सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको कि हमें अफगानिस्तान ने, ज़ाहिर हुकूमत ने या तालिबान ने इंगेज कर लिया ऑन द वेस्टर्न साइड, और वो जाहिर है उनके बड़े फायदे में है। उसके लिए वो कल को सोच सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जिसका वो जिक्र करते रहते हैं कि हमने तो अभी खत्म नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की, जैसे मैंने कहा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसे कत्लों से या ऐसे मर्डर या टेररिस्ट के साथ इंगेज किया जाए, लेकिन क्योंकि अब हमने सबक भी सिखा दिया है, एक कीमत भी पहुंचा दी है, अपना रिजॉल्व भी दिखा दिया, अपनी कैपेबिलिटी भी दिखा दी है। जब आपने इतना कुछ कर लिया है तो अब सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके साथ अभी हमारा दिफाई पैक्ट हुआ है, सऊदी अरब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इन तालिबान के ऊपर, चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो देखिए एंड ऑफ द डे बगैर जज्बाती हुए टेबल पर आना पड़ता है। 65 की जंग हमने जब खत्म की थी तो प्रेसिडेंट अयूब खान और शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे ताशकंद में मिले थे फौरन बाद, तो बैठना तो पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि हम लॉन्ग ड्रॉ नहीं कर सकते। एक जरा इंपॉर्टेंट सबसे बात आप सबको हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि जब दुश्मन बताकर सामने से आता है, एक हमलावर होता है, जंग होती है, वो दुश्मन भी नोन होता है, उसके इंटेंशंस भी पता लग जाती हैं, उसकी जगह का भी पता अंदाजा हो जाता है। लेकिन ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर या ये जो सैबोटाज या टेररिज्म है, इसमें चॉइस उसके पास होता है, दुश्मन के पास ना जगह का आपको पता होता है, ना टाइमिंग पता होता है, ना इंटेंसिटी पता होती है, ना टाइप ऑफ वेपन जो वो यूज करेगा वो पता होता है। ये इसलिए बहुत खतरनाक जंग है। बिल्कुल ठीक। और बहुत सारी दुनिया को साबित करती है, उनको सूट करती है। आप भी हमारे साथ ही रहिएगा, आपके 2-4 मिनट और चाहिए होंगे। बगेड़ी साहब, आप बताइएगा कि जो चिश्ती साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि नुक्ता आगाज जो है वो कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ये जंग अफोर्ड नहीं करता है। आपका क्या नजरिया है इस हवाले से? आई थिंक अफगानिस्तान को आपको वेरी अपनी थिंकिंग है कि डे टू डे बेसिस पे मैनेज करना पड़ता है। उसकी थोड़ी हिस्ट्री है, क्विकली आई गो के लास्ट 40 इयर्स में 13 वायलेंट रिजीम चेंज हुई। हर 5 साल बाद 4 साल बाद गवर्नमेंट टॉपल होती है। आप आई थिंक सरदार दाऊद से ले लें, मकबूल कारमन है, तरकई है, फिजुल्लाह अमीन है, फिर डॉक्टर नजीबुल्लाह है, तालिबान 2। तो ये तो एक शटर जोन है, ये कहलाता भी शटर जोन है जोग्राफिक तरह से। तो ये आपने डील करना। 200 साल की हिस्ट्री देखें तो हर 5 साल बाद लड़ाई इस जोन में। तो बाकी जो है मेरे ख्याल में इफ यू टॉक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जो इंशाल्लाह अभी होगा, अगर तालिबान को अक्ल हावी होगी, तो आई थिंक ऑल द मोर रीजन कि आप बिल्कुल बातचीत करें। लेकिन अभी जो आई थिंक पॉलिसी है कि एक तो रिपेट्रिएट किया जाएगा तमाम अफगान लोगों को, अपने घरों को जाए, वहाँ पे आई थिंक अफगान करेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और दूध और शहद की नदियां बह रही हैं। दूसरा ये है कि अभी एक हार्डन्ड आई थिंक पाकिस्तान विल शो डिस्प्ले हार्ड पावर जो है, अगर हमारी कॉस्ट बढ़ाई जाती है तो इतना आई थिंक पेनफुल कॉस्ट होनी चाहिए कि दूसरी साइड मजबूर हो जाए। बाकी आई एम श्योर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको देख रही है, नोबडी वांट्स हीटेड टेंशंस इन द रीजन। तो वो आई थिंक जो हमारे दोस्त मालिक उसमें किरदार अदा करेंगे। लेकिन आई थिंक पॉलिसी शुड वेरी क्लियर, वी शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल स्टेट एंड दे शुड आल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल स्टेट। बाकी चॉइस तालिबान के पास है। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिकली तो बहुत शिकलों की औलाद कहलाते हैं, हालांकि महमूद गजनवी वाज अ टर्क,
लेकिन चले उसका गजनी में हेडक्वार्टर था, तो आज प्रश्नों के कदमों में जाके बैठे तो शर्म आनी चाहिए। दे शुड थिंक ओवर इट। पाकिस्तान के साथ जो पंगा है उनको, इट कैन कॉस्ट देम देयर रेजीम। बाकी डेफिनेटली मुज़ाकरात इज अ गुड थिंग अगर वो होती है। एग्जैक्टली। अच्छा चिश्ती साहब, अभी वकार साहब ने यही जिक्र किया कि इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है इस सारे मामले को, तो अभी थोड़ा सबक सिखा के इनको टेबल टॉक पर, तो आपने भी कहा कि आना ही होगा। जिस तरह से सऊदी अरब, कतर और ईरान का भी जिक्र किया, उन्होंने भी ये जो ख़ास तौर पर ये जो तालिबान रजीम के बाद से ये जो मामला बिगड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के, उस पर जो कशीदगी है उस पर इज़हार तशवीश भी किया है। अब ये सब मिलकर मामले को हल करवाने का कह रहे हैं। आपको लगता है कि इतना जल्दी, जिस तरीके वैसे रिस्पांस तो जैसा मिला अफगानिस्तान को वो समझ ही जाएंगे, लेकिन इतना जल्दी वो टेबल टॉक के लिए मान जाएंगे? देखिए ना, जो ट्रैक रिकॉर्ड में इनका देख रहा था, ये बहुत ज्यादा प्रेशर या फंडिंग, दो ही चीजें ये सिर्फ इनको टेबल पर लाती हैं। फंडिंग का अमेरिका करता रहा है, 47 मिलियन पर वीक इनको देता रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए। अभी भी मिलियंस ऑफ डॉलर का एग्रीमेंट करके गया है कि हम आपको इतने मिलियन देंगे विड्रॉ करने के। बग्राम बेस मांगने की क्या वजह है? बुनियादी तौर पर वो पार्ट ऑफ दी अंडरस्टैंडिंग है इनकी कि वो अमेरिका का वहां इक्विपमेंट भी सिक्योर रहेगा और सब कुछ रहेगा। वो एक किस्म का बेस अमानतन सो कॉल्ड देकर गए हैं, सिर्फ फंड करते हैं उनको। तो हिंदुस्तान ने क्या किया? सिर्फ फंडिंग शुरू कर दी। इस बार मैसिव फंडिंग शुरू की है, बिकॉज वो फ्रंट पर नहीं आ सकते। मिलियंस ऑफ डॉलर्स देना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, बिजली घर, मोटरवे, हाईवेज, इस तरह की चीजें उन्होंने वादे कर लिए हैं। ऐसे तो नहीं 8-9 दिन का ट्रिप हो रहा है, उनको ताजमहल सैर करवाई जा रही है। वो शख्स जिसको हिंदुस्तान कुछ अर्सा पहले इन पर पूरी हुकूमत को टेररिस्ट कहता था, अब कल परसों से उनको पूरा हफ्ता हो गया उनकी जुबान नहीं थक रही हिज एक्सीलेंसी कहकर वो हिज एक्सीलेंसी बन गए हैं। तो वो देखिए हिंदुस्तान ने कैसा स्विच किया है, अपना माइंडसेट कैसे चेंज किया, प्रायोरिटी कैसे चेंज किया, सिर्फ अपनी नेशनल इंटरेस्ट में, कि उनको भी सर कहना शुरू किए हैं, एक्सीलेंसी शुरू कह रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि सिर्फ मर्दों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई औरत नहीं आएगी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मान लिया गया। कहां गई वो जमहूरियत? वहां क्या जेंडर का उनका अनबायस्ड? तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दुश्मन को सिर्फ अपनी चाल देख। यही मैं उसी से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा तो ट्रेडिशनली बहुत जबरदस्त रिलेशन रहा है। मैं एज ए यंग फाइटर पायलट इन्हीं अफगान महाजरीन को प्रोटेक्शन पेशावर बेस से उड़कर हम प्रोटेक्ट करते थे जब सोवियत यूनियन इन पर हमलावर होता था। तो हमारी तो ये अटैचमेंट है या ये हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। लेकिन आप देखिए हमारा सारा 40 साल की जो एहसानमंदी है हिंदुस्तान पैसे करके और इनको एक वैल्यू करके कैसे वो बुलवा देता है। बिल्कुल बुलवा देता है। पैसा चीज़ ही ऐसी है। एयर कमोडोर साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डी साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह से खालिद चिश्ती साहब जिक्र कर रहे थे कि भारत जो है अपनी हजीमत मिटाने के लिए अब उसने अफगानिस्तान को आगे कर दिया है, और इससे पहले हमने देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं उनका मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, जिसमें दोनों ममालिक का जो मौक़िफ़ है उसको यकसा तौर पर पेश किया गया है। आपको क्या लगता है कितना अफसोसनाक है, जबकि चिश्ती साहब जिक्र कर रहे थे कि हम अफगान मुहाजिरीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तारीख गवाह है कि हम हमेशा सबसे आगे रहें? आई थिंक वो अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन इसमें देखें एक सिल्वर लाइनिंग मैं देखता हूँ कि मई में भारत ने कोशिश की और इसका फुल फ्लेजेड रजीम चेंज ऑपरेशन था जो ऑपरेशन सिंदूर है। अंडरमाइन किया जाए मिलिट्री को, खुदा ना खासा लोग उठ खड़े होंगे। और मतलब और अभी मैं इनका देख रहा बरसात इंटरव्यू से इनके 3 एम्बेसडर से रिटायर्ड, और उसमें से एक एम्बेसडर ने कहा जी कि एक्चुअली आप जो मर्जी कह लें ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री तस्वीर ऊपर गई। वो उसने कहा जी एक परसेप्शन है नॉलेज बट दे एक्नॉलेज इट। तो मेरे ख्याल में ये जो भारत ने हरकत कराई है और तालिबान रजीम ने हरकत की है, इसके बाद आई थिंक पाकिस्तान का 2 फायदे होंगे। एक तो जो शको शुबा था, और ये आई थिंक एक परसेप्शन है कि जी पता नहीं इन्होंने 5000 साल लड़ाई की और बेसिकली डिफीटेड सुपर पावर, ऐसा नहीं है। इट वाज ऑल पाकिस्तान आई वुड से बैकिंग, मॉरल सपोर्ट रही। फिर 50 लाख अफगान भाइयों को हमने यहाँ पे पनाह दी, एंड देन जिस तरह बताया जा रहा है इस साल में किया, तो इट्स अ मेजर रोल था। तो अभी आई थिंक ये भी चीज क्लियर हो गई है कि कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है, बेसिकली रैक्ट है फोर्स ऑफ थग जो हार्ड गन्स है। और तो ये मेरे ख्याल में एक दूसरा पाकिस्तान ने जो प्रेसिडेंट सेट कर दिया वो बड़ा आई थिंक इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना कि नाउ पहले देखे ना कोई शर्म शरा थी कि ठीक है जी रिलेशन रखना है, लेकिन अगर टेररिज्म होता है एंड दे बिहेव यू नो और ऑन द बिहेस्ट ऑफ लेट्स से भारत के उन्होंने करना है, तो फिर उसका जवाब इसी तरीके से जाएगा। अभी जो हालात है बॉर्डर का ऑलमोस्ट आप कह लें कि 15-20 किलोमीटर अंदर जो एक बफर जोन सा बना हुआ है, पाकिस्तान ने 21 चौकियां भी ऑक्यूपाई की हुई हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है एक स्टेट के लिए। तो तालिबान रजीम विल गेट वीकेंड,
मेरी अपनी प्रोडिक्शन है कि हरकतों से बाद ये तो 6 महीने से ज्यादा नहीं निकालेगी ये। अच्छा, अफगान वहां उठा के उनको ऊपर फेंकेंगे। ठीक है। अच्छा वकार साहब, एक और चीज़ आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बात की है, उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में आया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग चल रही है, तो अभी तो इसराइल के दौरे से मैं जब वापस आऊँगा तो इसे मुझे देखना होगा, और मैं जंगें रोकने का चूँकि माहिर हूँ, पाकिस्तान और भारत की जंग जो थी वो मैंने टैरिफ की मदद से रोकी थी, तो आपको लगता है कि वो इस जंग को भी रुकवाने में अपना किरदार अदा करेंगे? और चले वो तो टैरिफ की मदद से जंग रोकी थी, इधर किस चीज़ से इस जंग को जो है वो रोका जाएगा? या फिर अगर रीजनल पावर्स को देखें या सुपर पावर्स को, इंटरेस्ट तो सबका है, बिकॉज जिसमें मैंने कहा एक सेटल जोन है, समहाउ इट अटैक्स पावर्स है फॉर द लोकेशन, तो उसमें नोबडी वांट्स बेसिकली जो टेररिज्म की भी फैक्ट्री खुली हुई है, और अगर आप इनके डांडे मिलाएं, इवन मॉस्को में अटैक हुआ था, आपको याद होगा, एक आई थिंक कंसर्ट हो रहा था, वो दैट वाज लिंक टू अफगानिस्तान। फिर अभी ताजिकिस्तान के लिए उन्होंने तैयार किया, यहाँ पे टेररिस्ट बैठे हुए। पाकिस्तान के साथ तो ईरान तंग है, चाइनीज जिन्होंने डिस्पाइट इतनी गुडविल दिखाएगी कि हम एक्सटेंड करते हैं, असल में थोड़ा दिमाग में फतूर जब आ जाए, आप समझते हैं जी वो एक परसेप्शन बनी हुई है कि अभी कल बात हो रही थी, यूसुफ जहीर की थे एक गवान में मरकर, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो बेसिकली अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, उनसे फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो आई थिंक एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वरीड, और आई एम श्योर प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपना फुट डाउन, काफी सारे लीवरेजेस हैं। बाकी पाकिस्तान के पास 7-8 लीवरेजेस हैं, हमने कभी अप्लाई नहीं, और अभी शायद अप्लाई करना शुरू करेंगे। सिर्फ हमें अफगान अवाम का तो ख्याल आता है, तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, फिर अफगान माजीन की वापसी है, इलीगल स्पेक्ट्रम को बंद करना है, जो डॉलर की स्मगलिंग है। देखिए 25% ग्रेन यहाँ से जाता है, और ये सर्दियों में खुदा ना खास्ता अगर शॉर्टेज होगी अफगानिस्तान में, तो 80% आबादी जो भूख का शिकार हो सकती है। ये सारी चीजें आपने देखनी है। फिर खवातीन बंद है, और शर्म आनी चाहिए भारत को कि आई थिंक फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाना पड़ा खवातीन को, कि फर्स्ट टाइम जो तालिबान ने उनको निकाल दिया। तो और अभी आज की बात नहीं कर रहा, योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट है कि हम तो बात, मैं जबान काट दूंगा अगर तालिबान के बारे में बात की तो 3 साल पहले की। तो ये मुनाफिकत है, लेकिन मेरे ख्याल में भारत को भी बहुत बड़ा लेसन मिला है कि आपकी प्रॉक्सियां कामयाब। तो इंडिया तो जो है, भारत जो है वो कराए के कातिल कहता रहा है उनको, लेकिन अब जो है वो उन्हीं को योर एक्सीलेंसी कह रहा है। अभी ये बताइएगा कि हम अगर अफगानिस्तान की बात करें तो बहुत अरसे तक हम फंडिंग भी करते रहे हैं, अगर डिजास्टर्स वहाँ पर होते रहे हैं, नई हुकूमतें वहाँ पर आती रही हैं, तो हम फंड करते रहे हैं उनको ताकि सपोर्ट कर सकें, लेकिन इसके बावजूद हमारी टॉलरेंस के बावजूद आपको क्या लगता है जो अभी हमने एक जवाब दिया वो कितना फितरी था इनके रद्द अमल में, जो कार्रवाइयां यहाँ पर कर रहे थे? ये बड़ा जरूरी है। अभी हम लोग टर्की में देखें, इनकी भी एक पॉलिसी रही है, टर्की में टेररिज्म रहा और काफी हद तक इन्होंने काबू पाए जो कुर्दिश लेट्स से मिलिटेंट ग्रुप्स थे, YPK है और PKK है। तो सीरियन बॉर्डर से टर्किश जो कुर्दिस्तान वाले ऑपरेट करते थे, जहाँ फिर उन्होंने बफर जोन कायम कर दिया था। बाद में देखा सीरिया पे भी मेजर कंट्रोल किया इनका, तो 20 किलोमीटर की पट्टी पे लेके 5 साल अपने पास रखती है। तो ये भी एक देखे तरीका है अपनी स्टेट को बचाने का। बाकी जो है देखिए अवाम और तालिबान रजीम में जरूर बाइफरकेट करें। ओवरऑल हमारी तरह के लोग हैं, कल्चरल रिलेशनशिप, जैसे आपने बताया कोविड में हमने दरवाजे खोल दिए थे और जल्दा आता है। बाकी मैंने बताया ना कि अभी भी 3 लाख अफगान जो है बॉर्डर क्रॉस करते हैं आई थिंक एवरी 6 मंथ, तो इलाज के लिए, मुआवजे के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेड बिजनेस के लिए। लेकिन अभी आई थिंक एक रिजीम कायम हो इस तरीके से कि आप जो है बेसिकली एक नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव करें, जिसने आना है, जैसा आसिफ साहब ने कहा कि वीजा लेके आए, नॉट बी अ फ्री स्टेट के जी। और देखें अभी हुकूमत कायम होगी तो जाए ताकि वहाँ अपना एंजॉय करें, अपना डेवलपमेंट में हिस्सा डालें। तो मेरे ख्याल में अभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता और सामने आएगी। बहुत अच्छा हुआ मुनाफिकत का जो आई थिंक ब्लफ कॉल हो गया। नंबर 2 पाकिस्तान एक नया नॉर्मल सेट कर दिया है कि अभी ये पॉलिसी हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे इस हमले की कोई मंतक भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी जो हालिया सूरत हाल है उसके अंदर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम बात कर रहे हैं टेबल टॉक की, तो इन दोनों ममालिक को, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को, टेबल पर लेकर कौन आएगा? जिस तरीके से वो भारत के पीछे लगकर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उसके बाद अंजाम भुगत रहे हैं, उधर से तो हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। आपके ख्याल में ऐसा क्या होगा और कौन ये सालसी का किरदार अदा करेगा? क्योंकि हम तो हमेशा से ही टेबल टॉक के लिए कहते भी आए हैं और ये भी कहा है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान का फर्क करें और आए बैठकर बात करें। तो आपके ख्याल में कौन किरदार अदा करेगा? अच्छा, इसमें देखें थोड़ा सा, मैं जो सालसी का वर्ड है उस पर एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सालसी होती है जब डिस्प्यूट, जैसा पाकिस्तान भारत का डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल क्लेम्स हैं या आपकी लेट्स से कोई हिस्ट्री। अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है। ये लोग कहते रहते हैं ड्यूरल लाइन डॉलर, वो सारी चीजें सेटल्ड है। तो एक वन साइडेड देखें टेररिज्म की वेव से सारी दुनिया देख रही है।
तो हमारी तो सिर्फ एक सिंपल डिमांड है जी कि आप इसको कंट्रोल करें और बंद करें, यही है। बाकी उसकी जो रीजंस हैं, यहाँ भी स्पेक्ट्रम है, यहाँ कुछ लोग हैं, आपने देखा केपी गवर्नमेंट का जो स्टांस है, दे ट्राई टू कंफ्यूज पीपल, वहाँ भी चीजें ठीक करने की जरूरत है। तो सालिसी जो है अगर है तो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी एन एडवाइस टू वहाँ तालिबान के इंसान के बच्चे बनो। अगर आपने लेट्स से यू वांट टू लिव और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात, मेरे ख्याल में जो है ना, जिस तरह मेरी अपनी असेसमेंट है कि 6 महीने है। इफ दे डोंट बिहेव और ये प्रेसिडेंट भी जो सेट हो गया, आई थिंक नोबडी वांट्स यू नो वॉर इन द रीजन, तो प्रेशर उन पे बनेगा। तो लिबिया का बहुत बड़ा लीवरेज है, यूएई है, कतर है, चाइना है, इवन रशियन हैव एडवाइज्ड देम, ईरान है। तो आई एम श्योर पीपल आर लुकिंग कि कहां से एमनेट हो रहा है। सभी लोग ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं अक़वाम आलम इस वक्त अफगानिस्तान को भी एडवाइस कर रही हैं और तशवीश का इजहार कर रही हैं इस वक्त जो सूरत हाल बनी है। लेकिन इसके साथ साथ ये आप क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम देखा है कि 2 बड़ी ताकतें जो दुनिया में नाम कमा चुकी थी और तब बाइपोलर थी, रशिया और अमेरिका की अगर बात करें तो दोनों काबिज रही हैं और 5000 साल का भी ये जो है अक्सर दावा करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उन दोनों ताकतों को जो लॉजिस्टिकल मिसाइल थे, क्योंकि वो दोनों ताकतें दूर बैठी थी अफगानिस्तान से और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा थी उनके लिए, तो शायद उनको इस वजह से भी प्रॉब्लम थी और उनको उन वॉर्स में भी पाकिस्तान का किरदार चाहिए था। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर खुद डायरेक्ट इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी क्या पोजीशन है और अफगानिस्तान की क्या पोजीशन है? तो थोड़ा सा इस पे मैं क्विकली जो 5000 साल वाला है इसमें देखें, इसमें अगर आप लिस्ट निकालें ना, दोज ऑक्युपाइड अफगानिस्तान एंड इन हाउ मच टाइम, रशियन टुक इन सम डेज और अमेरिका ने तो घंटों में कर लिया था। तो ये बेसिकली देखें ये नहीं है, और अफगान अवाम ने कितना सफर किया है। अब ये 20 साल आप अमेरिका यहाँ पे बैठा रहा और आप कहते हैं यहाँ पे निकाल दिया, साफ है गॉड फेड अप विद इट एंड दे हैड अदर थिंग्स टू डू, तो वो चले गए। सर रशियन 10 साल रहे, तो 40 साल में तो 30 साल में हुक्मरानी किया, तो कौन सी लड़ाई। बाकी जो बेस पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया, पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट के लिए था, वी कंसिडर्ड कि हमारे भाई आपने पनाह भी दी, उसके बगैर क्या मुमकिन था। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान सपोर्ट ना करता तो आज अफगानिस्तान एग्जिस्ट ही ना करता। तो एक तो ये, दूसरा हमारा अफगानिस्तान का एक डिफरेंट रिलेशनशिप है। एक तो वी आर नॉट लुकिंग एट वॉर, लेकिन एक रजीम अगर इस तरह बिहेव करते तो देन ये ऑप्शन है, तो उसमें अलग तरह से मिलिट्री कैपेबिलिटी भी है। और मैं आई बिलीव कि इवन 2 फ्रंट की जरूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह वी कैन सॉर्ट देम आउट दोनों को। लेकिन डेफिनेटली अतीस को चांस देना चाहिए। इट एंटायरली बॉल इन इज देयर कोर्ट, तालिबान रजीम के कोर्ट में है। आई डाउट इट कि ये बिहेव करेंगे, तो अगर बिहेव नहीं करते तो 6 महीने का टाइम है टोटल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ मौजूद थे। ये जो हालिया कशीदगी चल रही है इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं निकले तेरी तलाश में। आज बात हो रही है लाहौरी नाश्ते पर, जिसमें जिक्र हो रहा है दास कुलचा या उदास कुलचा। आखिर ये है क्या, तारीखी पस मंजर जानते हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसिर हुसैन तार साहब हर हफ्ते हमारे साथ होते हैं और हम उनसे सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने ज्वाइन किया। मेरा आज का सवाल जो है वो आपकी नई आने वाली किताब के हवाले से। लाहौर से फ्लोरिडा आपकी नई किताब है और इसमें लाहौर का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जिक्र है। लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें और स्पेशली नाश्तों के हवाले से बात करें, पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई ऐसा शहर कस्बा जहाँ पे लाहौरी नाश्ता नहीं होगा, और स्पेशली सियाहती मकामात पे तो लाहौरी नाश्ता जो है वो हर जगह दूसरा बोर्ड नज़र आता है। तो इसमें दास कुलचा जो है उसको बड़ी एक शोहरत हासिल थी। गो कि शायद वो कोई हमारे टेस्ट जो है वो अब कुछ शायद मुतासिर हो गए हैं पिछले 100 साल में बहुत ज़्यादा चीनी खाने की वजह से, लेकिन हिस्टोरिकली बहुत ही मशहूर रहा है ये दास कुलचा। तो दास कुलचा के हवाले से थोड़ा सा बताइए, स्पेशली जो इसका तारीखी पस मंज़र है वो क्या है? अच्छा, मैं जब दुकान पे बैठा करता था किसान एंड कंपनी चेमरलैंड रोड जी, तो वहाँ बाकायदगी से एक शख्स आता था और वो आवाज़ देता था आदास कुलचे। तो आई थॉट कि भी आदास क्या मतलब हुआ, लेकिन मालूम ये हुआ कि भाई आ खरबूजे आ फलां, वो आ जो है वैसे लगाते हैं, इसका नाम दास कुलचे। ठीक। तो वो मेरे पास बैठा रहता था, तो मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई भी किया और उसने अपनी कहानी सुनाई। दास कुलचा बुनियादी तौर पे आई थिंक सेंट्रल एशिया से आया। अच्छा। और इसकी 1-2 दुकानें अब भी मौजूद हैं और बहुत बड़ा बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि एकदम वो फेमस हो गया ना। लेकिन हुआ ये कि उसके जो एसेंशियल जो चीज़ें, एक तो ये बेक किया जाता है, ठीक है, और उसको बेक करने का ख़ास तरीका है, उसमें कोई इलायची सौंफ कोई इस किस्म की चीज़ों का अर्क भी
उसमें शामिल होता है। और वो आटा गूंदने का भी एक ख़ास तरीका है जो फैमिलीज़ में वो चला आता है। सही। तो मैं भी एक दो दफ़ा गया, सच्ची बात है मैं भी कदरे मायूस हुआ। और उस मेरी मायूसी की बुनियादी वजह ये, इसके जो बुनियादी अवामिल हैं दास कुलचे के, इसमें तो एक कुलचा बुनियादी हो गया, उसके बाद चने होते हैं, सैलड होती है और पकौड़ियाँ होती हैं जिनको लौंचड़ियाँ कहते हैं, छोटी छोटी। ये इसकी बुनियादी जो खुराक है, इसका पूरा सेटअप है। तो उसके मायूस होने की बुनियादी वजह जो है वो है शुगर। हम आमेज़ शुदा खाने जो है खाने के आदी हो गए हैं। रोटियां भी बिल्कुल सही, वो खमीर की रोटी होती है, फलां होती है, उसमें शुगर का है फलां। मसलन आप शुमाल की किसी वादी में जाते, वहाँ वो आम सी गंदम होती, उसकी रोटी पकाती वो मज़ेदार होती, सूखी रोटी होती, लेकिन उसमें एक लुत्फ़ होता है क्योंकि वो प्योर होती है। अच्छा, गंदम का जो खुमार गंदम कहा गया है, तो वो गंदम में खुमार जो है वो अगर आमेज़िश ना हो तो उसमें खुमार पैदा होता है। यहाँ खमीर पैदा किया जाता है। तुर्की में कोई आज से 30-40 साल पहले कुछ खंडर दरियाफ्त हुए, टप समथिंग उसका नाम है, कुटिबाया, और बहुत मशहूर है। तो मालूम ये हुआ कि 7-8 हज़ार साल पेशतर यहाँ पे इमारत थी। किस मज़हब की थी, कौन थे वो, कुछ सही मालूम नहीं, लेकिन उनका ख्याल है कि तहजीब का आगाज़ यहाँ से हुआ। सही, यानी जो मेसोपोटामिया की है पूरा एरिया, उसको मेसोपोटामिया ही कह दे। और उसकी बुनियादी वजह गंदम, क्योंकि पहली मरतबा उन्होंने देखा कि ये जो गंदम है, वाइल्ड थी गंदम, इसको काश्त भी किया जा सकता है। ह्यूमन सेटलमेंट की बुनियादी वजह गंदम है कि अगर इसको काश्त, पहले तो वो दरबदर होते थे खुराक की तलाश में, जानवरों की तलाश में, और मतलब गोश्त ही खाते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक स्टेपल फूड है गंदम और वो उगाई जा सकती है, जब उगाई जा सकती है तो उसको स्टोर भी किया जा सकता है, फिर स्टोर बने। मसलन हड़प्पा में जो गंदम के स्टोर है, ये हड़प्पा बाद की तहजीब है, इसलिए तो उसमें जो एक खूबसूरत बात है कि हम तो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते ना पॉसिबिलिटीज़ को जी, कि वहाँ अब भी कहीं कहीं वो गंदम होती तुर्की में। यानी 7-8 हज़ार साल पहले जो गंदम बोई जाती थी वो विल्डरनेस में अब भी थी। तुर्कों ने उसके बीज को डेवलप किया, अब उसकी बाकायदा काश्त होती है और वो पूरा एक कस्बा है जहाँ पे ये मुख्तलिफ बेकरीज हैं और वो क्लेम करती हैं कि आप जो गंदम खा रहे हैं ये 7,000 साल पुरानी है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि हुंज़ा में जो मेरा आना जाना था 20-25 साल से, तो मुझे याद है कि कभी भी हुंज़ा के या गिलगित बल्तिस्तान के हमें खाने अच्छे नहीं लगते थे। खाने अच्छे से मुराद ये है कि मतलब उसका हमें टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता था, फीका लगता था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे चीनी का इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर था, अभी भी बहुत कम है। तो उसके बाद जब मैं परमानेंट 2 साल जब हुंज़ा शिफ्ट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद मुझे टेस्ट आना इसलिए शुरू हो गया क्योंकि हमारी जो लाइफ थी उसमें से भी चीनी और शुगर और इस तरह की चीज़ें जो थी बिल्कुल ही निकल गई, और जब वो निकली तो उसके बाद टेस्ट बहाल होना शुरू हुआ। इसका मतलब ये है कि पिछले 100-150 सालों में जो चीनी का इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, उसकी वजह से वो ग़ज़ाएँ, वो खुराकें, वो ऐसी मशहूर खुराकें जिनकी बड़ी शोहरत थी, आज वो हमें बड़ी टेस्टलेस सी लगती हैं। उसकी वजह हमारे जो खाने के रवैये हैं उनमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है पिछले 100-150 सालों में। ना सिर्फ खाने के रवैयों में तब्दीली आई है बल्कि वो हमारी सेहत पर भी असरअंदाज हुई है। तार साहब से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और उनसे फिर सवाल करेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टॉप ऑफ द आवर हम जरा पॉलिटिकल सिचुएशन पर नजर डालते हैं और आपको ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा एक नए बहरान में दाखिल हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज़ लगा दिया है और गवर्नर के मुताबिक
8 और 11 अक्टूबर के जो इस्तीफे हैं उन पर जो सब दस्तखत हैं उनमें फ़र्क पाया जाता है। वज़ीर आला अली अमीन 15 अक्टूबर को मेरी पेशावर वापसी पर मुझसे गवर्नर हाउस में दोपहर 3 बजे मुलाकात करें, ये उनकी जानिब से कहा गया। और उन्होंने कहा कि मज़कूरा मुलाकात में उन दस्तखतों की मुस्तनद होने का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह जवाब दिया है कि दोनों इस्तीफ़ों पर दस्तखत मेरे ही हैं। इससे पहले 8 अक्टूबर का जो इस्तीफ़ा था वो मुस्तरद कर दिया गया था, मगर अब तस्लीम कर लिया गया है। उधर केपी में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए हुकूमत और अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। PTI के नामजद उम्मीदवार सुहेल खान आफरीदी, JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़िर्क और मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्ला, अपोजिशन रहनुमाओं मौलाना लतीफ़ुर रहमान और दीगर ने मुलाकातें की। और स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा कि अपोजिशन के साथ मुशावरती मुलाकात हुई है। उम्मीद है कायदेवान के इंतखाब का अमल शफाफ और आइनी तकाज़ों के मुताबिक होगा। उधर JUI की अगर बात करें तो JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान ने वज़ीर आला के इंतखाब के तरीक़ाकार को गैर कानूनी करार दे दिया है। और उन्होंने ये कहा कि एक वज़ीर आला है तो दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब कैसे किया जा सकता है, गैर कानूनी इक़दाम है, इसके खिलाफ अदालत भी जाया जा सकता है। और KP असम्बली के इजलास का जो हाल है वो भी आपसे शेयर करेंगे क्योंकि वो कुछ ही देर बाद शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, और इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा पेशावर एहतशाम बशीर और उनके साथ सीनियर तजज़ियाकार प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोफेसर साहब, आपकी इजाज़त से पहले सूरत हाल जानते हैं पेशावर की। इस वक्त हमारे जो नुमाइंदे हैं वो असम्बली में ही मौजूद हैं। एहतशाम, आप बताइएगा कि जो इजलास था वो 10 बजे शुरू होने की तवक्को जाहिर की जा रही थी, इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज नए वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है और अभी हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली जो है इस वक्त असम्बली हाल में पहुंच चुके हैं। अभी बताया जा रहा है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर के साथ उनकी मुलाकात हुई है और जो सूरत हाल बनी है, रात गए जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफा वापस किया है, ये इतराज लगा कर के जो पहला इस्तीफा जो आया था सोशल मीडिया के जरिए और फिर उसके बाद 11 अक्टूबर को जो इस्तीफा भिजवाया गया था वज़ीर आला की जानिब से, उसके दस्तखतों में फर्क है। तो अभी अपोजिशन की जानिब से ये इतराज लगाया जा रहा है कि चूंकि गवर्नर की जानिब से ये इस्तीफा कबूल नहीं किया गया तो इसलिए ये प्रोसेस नहीं हो सकता और ये गैर कानूनी है। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है और यहाँ पर PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम भी यहाँ पर मौजूद हैं। जुनैद अकबर जो है वो भी हाई कोर्ट अभी गए हैं और एडवोकेट जनरल से मशावरत कर रहे हैं। तो जो अभी तक बेहतर हो रही है इजलास में वो इसी वजह से हो रही है कि आईनी पहलुओं का जायजा भी लिया जा रहा है कि इस सूरत हाल को कैसे फेस किया जा सके। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जो शेड्यूल जारी किया गया है वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वो हर सूरत होगा, क्योंकि आइन के आर्टिकल 130 के मुताबिक वज़ीर आला जो है अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवाते हैं, लेकिन वहाँ पर इस्तीफे की मंजूरी या मुस्तरद करने के हवाले से कोई जिक्र है और ना ही कोई टाइम दिया गया है कि इतने अर्से में इस्तीफा मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। तो रात गए जो बयान सामने आया था मुस्तफी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का, उनका ये कहना था कि वो ये बता चुके हैं कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, वो मुस्तफी हो चुके हैं और जो दस्तखत है इस्तीफे के ऊपर वो उनके अपने हैं, उन्होंने अपने हाथ से तहरीर की और इस्तीफा गवर्नर को भिजवाया हुआ है। लेकिन अभी जो सूरत हाल यहाँ पर असम्बली में देखने में आ रही है कि इजलास शुरू होते ही अपोजिशन की जानिब से इस नुक्ते को उठाया जाएगा कि ये इजलास और जो वज़ीर आला के इंतखाब का अमल है वो गैर कानूनी है। ठीक है। तो एहतशाम, जरा नंबर गेम पे अगर बात करें तो करीबन अपोजिशन के पास 52 वोट्स होंगे। 21-22 की जो मजीद ज़रूरत पड़ेगी वो अरेंज हो पाएंगे या फिर जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जिसका कह रही है कि उन्हीं की जानिब से अगला वज़ीर आला भी होगा वही होगा? देखें, हुकूमत ये दावा कर रही है कि जो उनके 92 मेंबर्स की जो तादाद है वो बढ़कर 100 तक जा सकती है, उनका ये दावा है। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि वो अगरचे उनके पास तादाद कंप्लीट नहीं है लेकिन कोशिश है कि वो अपनी जो तादाद स्टैंड 73 जो जरूरत है वज़ीर आला के लिए वो हासिल कर सके। लेकिन रात में जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है तहरीक इंसाफ में, उसमें 90 जो मेंबर्स हैं उन्होंने शिरकत की है और रात को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इन मेंबरान से हल्फ दिया गया है कि वो सुहेल आफरीदी के अलावा बाकी किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो ये भी जो तमाम
हाउस में इकट्ठे हुए। जी, एहतशाम से राब्ता मुनक़ता हो रहा है, गालिबन वो असेंबली में इस जगह पर मौजूद है जहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब आते हैं, आपने देख ही लिया है मौजूदा सूरत हाल क्या है, और वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पर मौजूद है, लेकिन उनकी तादाद 93 है। तो आप ये बताइएगा कि सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? क्या पीटीआई जो करना चाह रही है वो कर पाएगी, या ये जो शरारत की गई है या टेक्निकल एरर आप इसको समझ लें कि एक रात पहले ये बता दिया गया कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, उस पर एतराज लगाकर वापस भेज दिया गया है, उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा? देखिए, इस वक्त जो एक सियासी बहरान है KPK में और वजीर आला के इस्तीफे को लेके, तो ये मामला मुझे अदालतों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और अदालतों में जब पार्लियामेंट के मामलात चले जाएं तो वो फिर निज़ाम के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम घूम फिर के वहीं दोबारा आन पहुंचते हैं। तो मुझे याद आ गया कि मियां मंजूर भट्टो जब पंजाब असम्बली तोड़ी गई, इसहाक खान सदर थे, गवर्नर चौधरी अल्ताफ थे, तो सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जो है अगवा कर लिया गया पंजाब असम्बली के, और मियां मंजूर भट्टो के मुकाबले में परवेज इलाही मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे, वो अरकान मैरियट में थे। फिर छांगा मांगा याद आ गया। तो ये मामला सुहेल आफरीदी साहब की कबूलियत का है। तो हम ताकतवर लोग या सीख नहीं रहे कि ये चीजें अब आवाम को पसंद नहीं आ रही। तो आइन से जो इनहराफ होता है, ये जो ड्यू प्रोसेस है, 2 इस्तीफे हमने देखे, कंप्यूटर के टाइप था और नीचे उसके ऊपर दस्तखत थे वजीर आला के, दूसरा हैंड रिटन था। तो गवर्नर साहब फोन उठा के उनसे पूछ सकते थे कि तुम्हारा, अब इस तरह की अगर आप प्रोफेसर साहब छोटी-छोटी टेक्निकलिटीज निकालेंगे, ठीक है, टेक्निकलिटीज तो निकाली जा रही है। अगर हम इस तरफ ही थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि ये इस्तीफा आया ही क्यों, और इसके बारे में बात क्यों शुरू की गई और क्यों दिया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मेजर रीजन रही अली अमीन गंडापुर के मुस्ताफी होने की? देखिए, बात यह है कि वो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, क्राइसिस है और इस्तीफे होते हैं। देखें कि हमजा शहबाज थे, उनके बाद मरियम नवाज वजीर आला बनी, फिर पिछले टेन्योर में दोस्त मोहम्मद खोसर। अभी फ्रांस में कितने, 1 साल में 2 साल में कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, यूके में कितने हुए, इटली में कितने हुए? क्या वहाँ ये इशूज जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं वहाँ हुए? इस्तीफे देना नॉर्मल बात होती है, वजीर आला चेंज होते रहते हैं, हर पार्टी अपनी टीम चेंज करती है, उनकी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, क्राइसिस है, और लेकिन प्रोफेसर साहब, वहां तो अवाम डिसाइड कर रही है या फैसला कर रही है, फर्द वाहिद का तो डिसीजन नहीं है। किधर अवाम डिसाइड कर रही? फ्रांस की अवाम डिसाइड कर रही है, पार्टी लीडरशिप डिसाइड करती है। सर यहाँ की बात ये है कि यहाँ तो मशवरा भी नहीं किया जाता ना, जी देखिए, बात ये है कि ये फिर हम घूम फिर के वहीं आ रहे। फिर क्या होता है, फिर अब जो कश्मीर में हुआ है, जॉइंट एक्शन कमेटी, चंद ट्रेडर 3 लोग इधर बैठे थे, पूरी कैबिनेट सामने बैठे, इसका नतीजा क्या होता है? बिल्कुल इन चीजों के नताइज साउथ एशिया में देख लें, नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। तो हम क्यों बार बार इससे सबक लेते हैं? सबक इसी के आइन पे रहेंगे तो ट्रेन पटरी पे चलती रहेगी, आइन पे नहीं रहेंगे तो फिर इंतशार है। ठीक कह रहे हैं, ताकतवर होगा अपनी मर्जी के फैसले करेगा, ये एक तल्ख हकीकत है, सच है। ये बात तो आपकी समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है, आपका पॉइंट भी वैलिड है, लेकिन इसके साथ ये बताइएगा कि ऐसी गुमगू की कैफियत और ऐसा जो तजब्जुब का शिकार पार्टी, उसके दौरान ऐसा फैसला ले लेना, आपको नहीं लगता कि इसमें ना अवाम का कोई किरदार है, ना जो हलकों का है, मुक्तदर हलकों का, किसी का कोई किरदार नहीं था, बल्कि एक अपना फैसला था जिसके ऊपर आपने अपनी जो सीट है, वजीर आला की सीट, उसको ही खतरे में डाल दिया? देखिए, सियासतदानों को अगर सियासी पार्टियों को सियासत करने दी जाए ना, तो फिर ये क्राइसिस ना हो। अच्छा, बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सियासी पार्टियों को, सियासतदानों को सियासत करने ही नहीं दी गई, सिकंदर मिर्जा से लेके आज तक।
चले, अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर अब की जो सूरत हाल है उसको हम देखें, उसके पेश नज़र अगर तो ये जिस तरह से आपने कहा कि आपको मामला अदालतों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान बी है या मुतबादिल प्लान है वो क्या होगा? देखिए, वो तो अब ये है ना कि उनके पास मेजॉरिटी है और वो आज़ाद हो। इस मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग का एक कानून बना कि जो बंदा पार्टी वफादारी से नाराज करेगा वो नायल हो जाए, वो कानून हमने खत्म कर दिया। अब ये फ्री फॉर ऑल है। और अगर संजरानी मॉडल पे ऑपरेशन होने, एक और हिंट लेते जाए, जिस वक्त सादिक संजरानी बने और उन्होंने इमरान खान साहब को फोन उठा के मुबारकबाद दी, और हासिल बजिंजो जिसको उस वक्त के जो जमहूरी रहनुमा मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की सपोर्ट थी, तो अगर आपने संजरानी मॉडल पे ये इलेक्शन करने तो संजरानी मॉडल पे जो कम अक्सरियत वाले हैं वो उनका भी वजीर आला मुंतखब हो सकता है। अच्छा। लेकिन एक लेजिटिमेसी क्राइसिस जन्म लेगा इससे। देखिए, हम जो मर्जी के हुकूमतें मुसल्लत करते हैं पूरे सूबाई सतह पे या कौमी सतह, उससे लेजिटिमेसी क्राइसिस जन्म लेता है और वो क्राइसिस फिर आगे चल के बड़े बहरान को जन्म। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब ये बताइएगा, ये फैसल करीम कुंडी साहब को अचानक ख्याल कैसे आया, जो पहले उनको मुस्ताफी होने का कहते रहे थे, अब इस्तीफा दे दिया है तो उस पर एतराज लगा दिया, हालांकि उन्होंने 2 इस्तीफे दिए, एक भी नहीं दिया। शरारत क्यों सोची उन्हें? देखिए, कबूलियत का मामला है, वो वहाँ डिस्प्लेयर शो हो चुका है कि एक सुहेल अफरीदी साहब कुछ हल्कों को पसंद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारा उनका पार्टी का राइट है कि वो जिसे भी नॉमिनेट करे। वो जी ट्राइबल एरिया से, यानी एक और आप पॉइंट ले लें, वो ट्राइबल एरिया से हैं तो वो वहाँ वजीर आला, यानी पंजाब का कोई वजीर आला कसूर से नहीं हो सकता क्योंकि कसूर ट्राइबल एरिया है, कसूर बॉर्डर एरिया, इंडिया और पाकिस्तान। ये जो हम तावीलात करते हैं मीडिया पे, ये उनकी हकीकत है कि जी ये जो एक रुकने असेंबली है, पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया है, आम मिडिल क्लास बंदा है जिसका बाप दादा असेंबली में नहीं था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जिसका राइज हुआ है, तो वो तमाम जो वजीर आला हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनसे उसका डिफरेंट प्रोफाइल है, उसको एंगेज करें। चले, ये तो प्रोफेसर वैसे वक्त भी खत्म हो गया, ये तो पता चलेगा आपके क्या सूरत हाल असेंबली में बनती है। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जोड़ों के दर्द की बीमारी से बचाव और आगाही का आलमी दिन यानी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया गया है। और आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द एक आम मर्ज है जिसकी कई इकसाम है और गंठिया जोड़ों की जो सोजिश है जो एक या एक से ज़्यादा जोड़ों को मुतासर कर सकती है, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारी खुराक का क्या अमल दखल है और तरीका इलाज क्या है, इस पर हमने बात करनी है। और हमारे साथ इसके लिए ऑर्थोपीडिक सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर राजा मोहम्मद शहजाद साहब। डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये इस दिन को मनाने का मकसद बेसिकली यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए इस बीमारी के हवाले से। आर्थराइटिस बेसिकली है क्या, इसकी इकसाम भी हैं और अगर हैं तो कितनी इकसाम है, इस पर ज़रा सबसे पहले आप रोशनी डालिएगा। जी, आर्थराइटिस बेसिकली जोड़ टीफ को कहते हैं, जिसमें जोड़ की सोजिश भी होती है, इन्फ्लेमेशन, और जो बाद में डीजनरेशन जिसका मतलब जोड़ के अंदर जो डैमेज होता है वो हो जाता है। और ये आर्थराइटिस डे, इसको साथ ही साथ रूमेटिक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स डे भी कहते हैं, RMD। तो जैसे आप कह रही थी, इसमें 200 से ज्यादा कंडीशंस हैं जो रिलेटेड हैं मुख्तलिफ तरह के आर्थराइटिस, मसल्स, और फिर इसके साथ जो सॉफ्ट टिश्यूज वाले प्रॉब्लम है जो इसी आर्थराइटिस के एम्बिट में आते हैं। और इनकी, जैसे आपने कहा कि आगाही के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस दफा जो एक और अच्छी जो है बात वो ये है कि जो इसका थीम है वो पावर ऑफ ड्रीम्स है। तो वो जो पावर ऑफ ड्रीम है वो पेशेंट की है कि उसको इलाज से क्या तवक्कुआत हैं, वो क्या समझता है कि कैसे उसका पेन ठीक होगा, कैसे उसकी रिकवरी होगी, कौन से नए नए तरीके
दरियाफ्त होंगे जिससे उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। और ऐसे ही रिसर्चर्स और डॉक्टर्स के लिए भी है कि वो भी यही चाहते हैं कि ट्रीटमेंट में इनोवेशन आए और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। राइट डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अमूमन जब आप अब लेटर ईयर्स में जाते हैं तब आपको ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है और लोग बड़ा कैजुअली उसको लेते हैं, उसको उम्र से एसोसिएट करते हैं। ये बताइएगा कि कितना सही है या गलत है, और ये भी बताइएगा कि जो स्पोर्ट्समैन हैं उनमें ये जो एहतमाल होता है कितना ज़्यादा होता है? जी, ये जो आप बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की है, जो वक्त के साथ उम्र के साथ हो जाता है, एज के साथ इसका इंसिडेंस बढ़ता है, लेकिन ये सिंपली एजिंग की वजह से नहीं है, मल्टी फैक्टोरियल है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, रेस भी है, सेक्स भी है, फीमेल्स में यूजुअली जरा ज्यादा जल्दी हो जाता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एक्सरसाइज भी है। जैसे आप कह रहे थे स्पोर्ट्समैन का, तो हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज करने वाले लोगों में आर्थराइटिस जल्दी हो सकता है, तो स्पोर्ट्समैन जो, लेकिन दूसरी तरफ एक्सरसाइज करने से जोड़ बेहतर भी होते हैं। यूजुअली वो एक्सरसाइज लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, वॉकिंग और साइकिलिंग, योगा, इस तरह की एक्सरसाइजेस जोड़ों के लिए ज्यादा बेहतर है। और रनिंग जैसी हैं ये ज्यादा इम्पैक्टफुल हैं? जी, रनिंग ठीक है, जब लोग जवान होते हैं और तब तक के लिए तो रनिंग अच्छी एक्सरसाइज है, रनिंग करनी चाहिए, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उसको मॉडिफाई कर देना चाहिए, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस पर आ जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या बताएंगे कि रोजमर्रा अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में हम ऐसी कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इस दर्द का सबब बनती हैं वो चीज़ें? जी, सबसे तो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्टिविटी अब बहुत कम हो गई है, लोग पैदल नहीं चलते, और इस वजह से कम उम्र में ही आर्थराइटिस के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, खासतौर पर फीमेल्स में 30 to 35 इयर्स की एज में ही शुरू हो जाते हैं। एक बड़ी वजह तो ये है। दूसरे डाइटरी फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि डाइट में जो चीज़ें बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स को हेल्प करती हैं, उसमें मिल्क, एग्स, चीज, लिवर, मीट, वेजिटेबल्स, नट्स, इस तरह की खानी चाहिए। तो बच्चों की आजकल डाइट भी बहुत हो गई है, तो उसमें भी है। फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी और कैल्शियम वगैरह का भी इनडायरेक्ट रोल है। मेनली ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आर्थराइटिस का इंसिडेंस बढ़ रहा है। और फिर दूसरा ये है कि अब लोग माशाल्लाह उम्र बढ़ गई है, तो उम्र के साथ साथ आर्थराइटिस का रिस्क भी बढ़ जाता है, इस वजह से भी ज्यादा पेशेंट्स आर्थराइटिस के हम लोग देखना शुरू हो गए हैं। और ये बताइएगा, वैसे कब से आपको मॉनिटरिंग जारी कर देनी चाहिए अपने जोड़ों को लेके? कौन सी ऐसी उम्र है जिसमें, खास उम्र बताइएगा कि जिसमें आपको मॉनिटरिंग रखनी चाहिए? अब देखिए, क्योंकि कुछ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होते हैं, वो तो किसी भी उम्र में हो सकते हैं, और जैसे जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, और वो तो बहुत छोटे बच्चों से हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, जो एक तरह से समझा जाता है कि इसका एजिंग से ताल्लुक है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसमें जी बहुत शुरू से आपको डाइट का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि अपने एडोलेसेंस से या उससे पहले, और एक्टिविटी लेवल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए आपके बचपन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एक्सरसाइज वगैरह तब से शुरू कर देनी चाहिए। तो फिर आपके हेल्दी जॉइंट्स, हेल्दी मसल्स हैं, और फिर जब 35 इयर्स के बाद ऐसे डिक्लाइन थोड़ा सा शुरू होता है बोन मास में, तो अगर अच्छा आपने बिल्ड किया हुआ है तो फिर आर्थराइटिस का चांस कम होता है, और साथ ही साथ लेकिन एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए। दुरुस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि हमने इससे एहतियात कैसे करनी है, और एज लिमिट अब कोई नहीं रही, ये सब चीज़ें आपने बता दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थराइटिस से मुतासरा हैं और वो इस दर्द का सामना कर रहे हैं, वो तकरीबन कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो बेड रेस्ट पर ही आ चुके हैं। उनके लिए क्या है, क्या वो सारा टाइम अब बेड पर ही रहेंगे, क्योंकि जिनके जो घुटने हैं वो जवाब दे गए हैं, तो उसके बाद फिर उनके लिए क्या है, क्या मेडिसिन और कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह से रिकवरी मुमकिन होती है? जी बिल्कुल, आर्थराइटिस के असल में मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं, 1 to 4। 1 जो है सबसे कम इन्वॉल्वमेंट जॉइंट की, और 4 में बहुत एडवांस आर्थराइटिस होते हैं, और ऐसे ही साथ ही पेन, फंक्शनल लिमिटेशन वगैरह और डिसेबिलिटी होना शुरू हो जाती है। तो
जनरल जो ट्रीटमेंट है वो यही है, आपने जैसे सुना होगा कि पेन मेडिसिन जिसमें पेन स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन करती हैं, कम करती हैं, जॉइंट सप्लीमेंट हैं, विटामिन डी कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, फिजियोथेरेपी का रोल है, और फिर आजकल रीजनरेटिव मेडिसिन आपने सुना होगा कि जो बहुत है कि जैसे पीआरपी इंजेक्शंस और ये जो है स्टेम सेल्स के इंजेक्शंस, और इसमें भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। और ये इफेक्टिव भी होते हैं डॉक्टर साहब? जी, ये डिपेंड करता है आर्थराइटिस के ग्रेड पर। पीआरपी इंजेक्शन यूजुअली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ज्यादा इफेक्टिव होता है, और स्टेम सेल्स यूजुअली ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में होते हैं। ग्रेड 4 जब एडवांस्ड आर्थराइटिस हो तो फिर उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब ये जो नीज में जी सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, जॉइंट वो ग्रेड 4 को के बाकियों में और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अमूमन नीज में प्रॉब्लम शुरू होती है और अक्सर जो धैर्य उम्र के अफराद होते हैं वो किसी एक टांग में इसकी शिकायत पहले करते हैं और फिर दूसरी टांग में ये फैलती हुई दिखाई देती है। तो ये बताइएगा इसकी क्या रीज़न है कि किसी एक टांग की तरफ जो है पहले दर्द पैदा होता है, और दूसरा ये कि इसमें जो नी के दरमियान जो कार्टिलेज होता है वो अगर उस मुतासर होना शुरू हो जाए तो वो रीजनरेटिव नहीं होता है? जी बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में ही बात कर रहे हैं, और एशियंस में नीज की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, कॉकेशियंस में हिप जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है समहाउ, तो रेशियल डिफरेंसेस हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होता। जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड वगैरह हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं कि दोनों जोड़ों को या ज्यादा जोड़ों को इकट्ठा इन्वॉल्व करते हैं। तो नेचर इसकी ऐसी है, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है कि कौन सा जोड़ पहले इफेक्ट होगा। ये और बात है कि अगर किसी जोड़ में पहले चोट लगी है वो जल्दी इफेक्ट हो सकता है और इस तरह चीज। तो ये बीमारी कंडीशन है ही ऐसी कि पहले एक जोड़ इन्वॉल्व होता है फिर दूसरा जोड़ इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो आप कार्टिलेज का कह रहे थे, ये भी आपने बहुत अच्छी बात की। लोगों का ये ख्याल होता है और आमतौर पर बस लोगों को समझाने के लिए डॉक्टर भी कह देते हैं कि आपका जो है ना अंदर लिक्विड खत्म हो गया या कम हो गया। तो बेसिकली लिक्विड वगैरह की बात नहीं होती कि कार्टिलेज जो है जो एंड ऑफ द बोन्स पर होता है उसका वेयर एंड टियर है। और अब दो तरह के कार्टिलेज होते हैं, एक तो बोन के एंड्स पर होते हैं जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, कि दूसरा शायद आप जिसकी बात कर रहे हो मेनिस्कस होते हैं जो स्पोर्ट्स इंजरीज में। दोनों सूरतों में इसका ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये डॉक्टर साहब से हमने आपकी बात कराई है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे था जिस पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक पर जाएंगे।